इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सम कॉमन कंडीशंस जो कि प्रेगनेंसी के दौरान हो सकती है। 5 मेन कंडीशंस ऐसी है जिसमें हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले लो बैक पेन, दूसरा सैक्रोइलिक जॉइंट डिस्फंक्शन, तीसरी जो है सायाटिका, 4 जो है सिम्फिसिस प्यूबिक डिस्फंक्शन एंड द लास्ट वन इज़ कॉक्सिडिनिया। तो इन कंडीशंस की मैनेजमेंट के बारे में बात करें, कैसे इनको ट्रीट किया जा सकता है। सबसे पहले जो है लो बैक पेन। लो बैक पेन जो है काफ़ियों को होता है, ठीक है। और इधर ये लिखा हुआ है कि इसकी बहुत सी काजेज़ हो सकती है। और अगर लेट सपोज एक वुमेन की माँ को अगर लो बैक पेन होता था, तो ये जो है ना, इसको ज़रूरी नहीं कि उसे इम्यून हो, इसको भी हो सकती है उस कॉज की वजह से लो बैक पेन। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है वो काफ़ी रिस्क पे होती है लो बैक पेन के। क्यों? उसकी रीज़न एक ही है। सबसे पहले तो लेग्जिटी होती है, फिजियोलॉजिकल लेग्जिटी, फिजियोलॉजिकल रीज़न है। हार्मोनल रिलीज की वजह से लेग्जिटी हो जाती है जॉइंट्स में, जिसकी वजह से लॉर्डोसिस बढ़ जाता है। इसके अलावा जो है एक एनाटॉमिकल भी है, लंबर का लॉर्डोसिस ज़्यादा हो जाता है। साइकोलॉजिकल भी और साथ ही साथ मैकेनिकल, बेबी का वेट आगे की तरफ ज़्यादा होता है जिसकी वजह से जो है बैक पे स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ चले जाता है। तो ये सारी चेंजेस जो है प्रेगनेंसी के दौरान होती है, जिसकी वजह से जो है लो बैक पेन और ज़्यादा हो सकता है। तो सबसे पहले तो फिजिकल थेरेपिस्ट का क्या काम है कि वो उस फीमेल को बताए कि आपकी कंडीशन है और इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। उनको ये कहे कि प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट अच्छा नहीं है, उसके खिलाफ तो हमारे पास एविडेंस है, लेकिन एक्टिविटी के खिलाफ प्रेगनेंसी में एक्टिविटी अच्छी है कि नहीं है इसके बारे में इतना ज़्यादा एविडेंस नहीं है। अच्छा, तो हम एडवाइस क्या करेंगे नॉर्मली वुमेन को कि वो एक्टिव रहे विद इन द पेन रेंज, कि इतनी रेंज में एक्टिव रहे कि उनको पेन ना हो बस, ठीक है। और इसके बाद जो है उनको ये डिफरेंट तरीके बताए, कैसे बैठे, कैसे लेटे, या सब कुछ सारी जो है ना मॉडिफिकेशंस, एक्टिविटी मॉडिफिकेशंस के बारे में सारा पता है। अच्छा, इसके अलावा जो है उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। इधर इन्होंने बात लिखी हुई है कि अगर थोड़ा सा भी लो बैक पेन है तो अपनी जो ओवरऑल एक्टिविटी है फिजिकल थेरेपी उसकी प्रेग्नेंट वुमेन की, उसको थोड़ा कम कर लेना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बेड रेस्ट भी नहीं, लेकिन एक्टिविटी करे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा बैक केयर और पोस्चर पे भी उसको जो है मैनेजिंग सिम्टम्स के बारे में, पोस्चर के बारे में सारा बताया। फिजिकल थेरेपी क्या कर सकता है, फिजिकल थेरेपी में हम लोग हीट दे सकते हैं उनको, जेंटल हीट मसाज, और इसके अलावा टेंस भी लगा सकते हैं अगर पेन तब भी है। तो सबसे पहले तो फाइंडिंग्स देखनी है, उसकी बेसिस पे ट्रीटमेंट देनी है। ये ना एक चीज़ मसला कोई और आप लोग जो है किसी और चीज़ की ट्रीटमेंट दे रहे हो। एक्सरसाइज प्रोग्राम कौन सा दे सकते हैं वुमेन को, प्रेग्नेंट वुमेन को, लैंड बेस्ड या वाटर बेस्ड। वाटर बेस्ड बहुत अच्छा रहता है। और इसको देखेंगे ट्रीटमेंट को कि क्या रिजल्ट्स है। अच्छा, एस आई जे डिसफंक्शन, सैक्रोइलिक जॉइंट डिसफंक्शन, ये वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन में हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो हार्मोन की वजह से रिलैक्स हो जाता है, जॉइंट लेक्स हो जाता है और इसमें मूवमेंट और ज़्यादा हो जाती है। तो इधर ये लिखा हुआ है कि एस आई जे पे क्या हो सकता है, जॉइंट लेग्जिटी क्रिएट हो सकती है, जिसकी वजह से उधर मूवमेंट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल, ठीक है। और अगर मूवमेंट ज़्यादा हो, एबनॉर्मल मूवमेंट हो, तो उसकी वजह से पेन भी हो सकता है। कैसे हो सकता है कि जब मूवमेंट ये जो दो जॉइंट है, सैक्रम और इलियम, पेल्विस और सैक्रम के दरमियान जो जॉइंट है, इलियम और सैक्रम के दरमियान, तो ये लेक्स हो जाता है। और आपको पता है इसकी जो सरफेस है वो थोड़ी सी रफ होती है। तो ये जब लूज़ हो जाता है तो इस पर थोड़ी सी मूवमेंट होती है, तो ये जो है ना अनइवन सर्फेसिस इनकी ऊपर नीचे हो जाती है और एकदम से लॉक हो जाती है, किस्म से फिक्स हो जाती है। तो जिसकी वजह से जो है इमोबाइल हो जाता है जॉइंट, और साथ ही सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इसके अलावा एंटीरियर और पोस्टीरियर टॉर्जन भी हो सकती है इस पे, क्या कहते हैं, इलियम की सैक्रम पे, और साथ ही साथ रोटेशन ऑफ इलियम ऑन द सैक्रम। तो ये दोनों हो सकती है। इसमें सब कौन सी ज़्यादा कॉमन है, इस पे फिजियोथेरेपिस्ट अभी डिबेट करते पता नहीं है, ये 1985 की बात है। अच्छा, इसके अलावा सैक्रम जो है इलियम के ऊपर पड़ा होता है ना। और जो आपको पता है कि जब प्रेग्नेंट होती है वुमेन तो फीटस का वेट आगे होता है, तो जिसकी वजह से स्पाइन भी आगे जान झुकेगा, स्पाइन पे भी आगे की तरफ जोर पड़ेगा। इसके साथ साथ सैक्रम पे भी, क्योंकि स्पाइन और सैक्रम आपस में कनेक्ट है, तो सैक्रम भी आगे की तरफ डाउनवर्ड्स थ्रस्ट उस पर आएगा, ठीक है, आगे और नीचे की तरफ। तो जो भी अपराइट पोस्चर उन सब में होगा, तो इस वजह से जो है सैक्रोइलिक जॉइंट और ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है। तो आगे जाते हैं। अच्छा, सैक्रोइलिक जॉइंट की जो है ना, इसमें अगर चेंजेस है, ये इसकी मूवमेंट अफेक्ट हो, चेंज हो जाए, तो इस वजह से जो
इसके साथ जो और जॉइंट्स है वो भी अफेक्ट होंगे, क्योंकि आपको पता है कि पूरी ह्यूमन बॉडी जो है ना, ये पूरी एक किस्म से चेन है। एक चेन का पार्ट अफेक्ट होता है तो दूसरा भी उसके साथ अफेक्ट होता है। तो इस तरह सैक्रोइलिक जॉइंट अगर अफेक्ट होगा, साथ सिम्फिसिस प्यूबिस और स्पाइन दोनों अफेक्ट हो सकते हैं। तो इसके अलावा जो है, अगर लेट सपोज हिप में पेन है या लंबर स्पाइनस पेन है, उसका पेन जो है एसआईजे की तरफ भी रेफर हो सकता है। तो इन्होंने लिखा है कि लंबर स्पाइन और सैक्रोइलिक जॉइंट के प्रॉब्लम्स एक साथ भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सैक्रोइलिक जॉइंट ज़रूरी नहीं है कि सैक्रोइलिक जॉइंट वाली जगह पे पेन हो तो इसका ये मतलब नहीं कि सैक्रोइलिक जॉइंट का ही मसला है। हो सकता है लंबर स्पाइन से कोई इशू, उसका पेन रेफर हो रहा हो सकता है हिप का पेन हो वो इधर रेफर हो रहा हो। तो इसलिए एक्यूरेट और थोरो असेसमेंट करनी चाहिए ताकि ट्रीटमेंट जो है सक्सेसिव हो। अच्छा, लेट सपोज आपको लगता है सैक्रोइलिक जॉइंट डिसफंक्शन है, ये फिक्स हो गया है, तो इसको हम कैसे इसमें गैपिंग क्रिएट कर सकते हैं? तो इसकी अलग टेक्निक्स है, 6 टेक्निक्स टोटल इसमें हमने डिस्क्राइब की हुई है। तो फर्स्ट टेक्निक जो है, इसमें जो है जो साइड इफेक्ट है उस साइड के, सबसे पहले आपने लेट जाना है, जो साइड आपकी इफेक्ट है उस साइड को आपने फ्लेक्स करना है, नी उस साइड का, ठीक है। और फ्लेक्स करके आगे की तरफ लाके दूसरे पाँव की जो है ना, दूसरे नी की तरफ इसके अपने पाँव का हुक बना ले, जिस तरह इस पिक्चर में बना हुआ है। ये वाली साइड इसके इफेक्ट है, इसने इसे फ्लेक्स किया है, आगे की तरफ लाया और इधर से घुमा ली इस पाँव से, ठीक है। और इस फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, फिजियोथेरेपिस्ट अगर है तो सही है, वो इस शोल्डर को पकड़ लेगा ताकि उठे ना, क्योंकि स्पाइन इस तरफ बेंड हो रही है तो ये भी शोल्डर भी इस तरफ आने की कोशिश करेगा। और साथ ही साथ इसे हल्का सा थ्रस्ट भी दे सकता है फिजिकल थेरेपिस्ट, जेंटल थ्रस्ट। अगर ना भी हो तो फीमेल अगर घर में अकेली है तो खुद भी जो है इस तरह करके गैपिंग क्रिएट कर सकती है साइजे जॉइंट में, और थोड़ा बहुत सिम्टम्स उसके रिलीफ हो सकते हैं। जेंटल रॉकिंग मूवमेंट्स फीमेल अकेले घर में कर सकती है, हल्का हल्का बस जो है ना मूवमेंट करे इस तरफ पोजीशन में लेट के, ठीक है। तो ये सारा जो लिखा हुआ है इसी बारे में लिखा हुआ है, टेक्निक 1। अब सेकंड पोजीशन जो है उसमें क्या है, उसमें जो साइड इफेक्ट है, सबसे पहले सुपाइन लेट जाना है। लेट सपोज लेफ्ट साइड इफेक्ट हो गई है, तो लेफ्ट साइड का नी फ्लेक्स करना है, अपने ऊपर की तरफ लेकर आना है नी, ठीक है। उसको उसी लेफ्ट हैंड से पकड़ लेना है नी को, ठीक है। और नीचे से जो पाँव है उसको अपने राइट हैंड से पकड़ लेना है। तो इसकी मैंने पिक्चर अभी बनाई है। तो इन्होंने तो ये गलत ज़रा टेक्निक डाल दी है, ये वाला हैंड से आपने ये नहीं पकड़ना है, और ये जो हील है ना इसको उस दूसरे हैंड से उस साइड पे पकड़ लेना है। तो इस पे लेटरल रोटेशन होगी, हिप पे लेटरल रोटेशन किस तरह होगी, ये पाँव अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इस हैंड से इसको पकड़ के आगे की तरफ लेकर आना है नी को, ठीक है। तो आगे की तरफ लेकर आएंगे और वो जो हील है वो उधर पकड़ा रहेगा उस साइड पे, ठीक है, उस दूसरे हैंड से। तो ये पोजीशन भी जो है, इससे भी क्या होता है, इससे भी सैक्रोइलियक जॉइंट गैपिंग आती है और इससे भी थोड़े से सिम्टम्स कम हो जाते हैं। तो ये जो टेक्निक लिखी हुई है इसी बारे में लिखी हुई है। अच्छा, टिबियल ट्यूबरकल पकड़ लेते हैं इसमें और सारा वो देख ले। अच्छा, अब जो है थर्ड टेक्निक जो है, सिटिंग या स्टैंडिंग में दोनों में हो सकती है। इसमें क्या करना है, हिप एंड नी ऑफ द अफेक्टेड साइड फ्लेक्स्ड एंड फुट अप ऑन द चेयर, द वुमन रॉक्स फॉरवर्ड टू द नी एंड बैक। जिस तरह इस पोजीशन में इसने जो है, लेट सपोज इसकी राइट साइड इफेक्ट है, तो इसने ये आगे की तरफ रख ली और आगे पीछे की तरफ होगी, तो इससे क्या होगा, सैक्रोइलियक जॉइंट थोड़ा सा रिलीफ उसे मिलेगा। टेक्निक नंबर 4 जो है, ये सीरियक्स ने रिकमेंड की थी। सीरियक्स तो जानते हो कि जिसने मोबिलाइजेशंस जो है उसने इंट्रोड्यूस कराई थी सबसे पहले। तो सबसे पहले साइड ऑफ द बेड पे लेट जाना है और इस टांग को जो लेग अफेक्टेड है, जिस तरह अगर राइट अफेक्टेड है तो उसको साइड ऑफ द बेड से नीचे की तरफ छोड़ देना है। तो बस ये नीचे की तरफ हैंग करती रहेगी और इधर ट्रैक्शन आएगी इस जगह पे, और ये बस रिलैक्स छोड़ दे फॉर 10 to 20 मिनट्स। तो ये सिंपल एक्सरसाइज है। अच्छा, टेक्निक नंबर 5 जो है वो बड़ी सिंपल है। उसमें ये है, सीधा लेट जाना है आपने, ठीक है। आपके थोड़े से पाँव खुले हुए हो गए, एबडक्टेड हो गए ना, और बस थेरेपिस्ट होगा, थेरेपिस्ट जो है क्या करेगा, उस एक टांग को खींचेगा, जो टांग अफेक्टेड है उसको खींचना है सिर्फ, बस। इसके अलावा जो है टेक्निक नंबर 6 जो है, उसमें लेट जाना है और हिप्स 90 डिग्री एंगल पे हो, और इस हैंड से आपने ज़ोर देना है इस हिप को पीछे की तरफ। तो दिस इज़ टेक्निक नंबर 6, जिसके थ्रू सैक्रोइलियक जॉइंट की गैपिंग क्रिएट की जा सकती है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स मैंने आपको बता दी। अब सायाटिका हमने पढ़ लिया है, सबसे पहले लो बैक पेन, फिर पढ़ा है एस आई जे डिसफंक्शन, उसमें 6 टेक्निक्स पढ़ा दिए।
अब साइटिक आता है, तो प्रेग्नेंट वुमेन जो है उसका बेबी जो होता है उसका ज़ोर जो है साइटिक नर्व पे पड़ सकता है, उसका वेट जो है साइटिक नर्व के ऊपर आ सकता है। तो ये ज़्यादातर कौन से उसमें होता है, लास्ट ट्राइमेस्टर बिल्कुल टर्म के नज़दीक जब बेबी होता है ना, बहुत बड़ा हो जाता है, तो उस टाइम ज़्यादातर ये केस होता है। तो अगर वुमेन कंप्लेन करती है, प्रेग्नेंट वुमेन के उसको साइटिका के सिम्टम्स आ रहे हैं और ऑब्स्टेट्रिशियन जो है वो ज़्यादातर यही सजेस्ट करता है कि आपका बेबी भी जो है वो साइटिक नर्व के ऊपर जोर डाल रहा है। लेकिन ये ज़्यादातर कब होता है, टर्म के नज़दीक होता है, जब 37+ वीक्स का बेबी हो जाए, ठीक है, तो वो टर्म कहलाता है। तो इसके अलावा जो है एक और बात, साइटिका ज़्यादातर जो है उसके साथ वुमेन को बैक एक भी होता है और एसआईजे डिसफंक्शन भी होता है, अकेले में ये कभी कभार ही होता है, ठीक है। तो L4 और L5 का जो कंपोनेंट है साइटिक नर्व का, जो ये वाला पार्ट है, ये ज़्यादातर जो है इन्वॉल्व होता है इसमें, और इधर इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है। अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है, प्रेग्नेंट वुमेन में लॉर्डोसिस ज़्यादा हो जाती है, कर्व ज़्यादा हो जाता है। लॉर्डोसिस, लंबर लॉर्डोसिस क्या होता है, लंबर पे एक्सटेंशन ही होती है। एक्सटेंशन जब होती है, आपको पता है लंबर वर्टिब्रस की बॉडी होती है, ठीक है, उसी पे एक्सटेंशन होती है ना, जब एक्सटेंशन होगी पीछे की तरफ जाएगी वर्टिब्रस, और पीछे की तरफ जो है फोरामिना होता है, तो फोरामिना तंग हो जाएगा और उधर से साइटिक नर्व निकल रही है, तो उस पर जोर पड़ता है। तो ये भी हो सकता है, जैसे कि जब वुमेन खड़ी होती है प्रेग्नेंट वुमेन, या लेट जाए, तो इन दोनों केसेस में लंबर लॉर्डोसिस ज़्यादा हो जाता है। तो इन दोनों केसेस में जो है ये सिम्टम्स और भी ज़्यादा आ सकते हैं रूट कंप्रेशन के। अच्छा, अब जो है ये पिक्चर तो आपने देख ली, इसकी ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले रिड्यूस कर दे एक्टिविटी लेवल्स को, साथ ही साथ पेन फ्री रेंज में, और साथ ही साथ फिज़िकल थेरेपिस्ट क्या करेगा, उसे पोजीशनिंग के बारे में बताएगा, बैक केयर के बारे में बताएगा, पोस्चर करेक्ट करने के बारे में, एक्टिविटीज़ ऑफ एडीएल को मॉडिफाई कर देगा, और साथ ही साथ पेन रिलीफ। अच्छा, अब सिम्फिसिस प्यूबिक डिस्फंक्शन आ गया। सिम्फिसिस प्यूबिक जॉइंट का आपको पता है, तो रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से, इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन और डिफरेंट हार्मोन्स है, तो उसमें से मेन रोल प्ले करता है रिलैक्सिन, वो जॉइंट लैक्सिटी बहुत ज़्यादा कर देता है। सिम्फिसिस प्यूबिस जॉइंट जो है ये बहुत ज़्यादा लैक्स हो जाता है, और ये जो है 31.7% ऑफ प्रेगनेंट वुमेन में जो है ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सिम्फिसिस प्यूबिक डिस्फंक्शन की क्या होता है, इसमें सेपरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मली अगर 4.8 मिलीमीटर इसकी विड्थ होती है, तो वो जो है इंक्रीज़ होकर 7 से 9 मिलीमीटर तक जा सकती है। और इसका पेन कैसे वो बताते हैं कि बर्निंग सेंसेशन है या ब्रूजिंग सेंसेशन है, और ये इसकी रेडिएशन किस तरफ हो सकती है, प्यूबिस के ऊपर वाले रीजन में भी जा सकती है, और मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई, इन दो रीजन पे इसकी सिम्फिसिस प्यूबिस जॉइंट के डिस्फंक्शन की पेन रेडिएट कर सकता है। अच्छा, तो बास केसेस में तो पेन जो है हर एक बंदे का अपना अलग अलग सेवेरिटी में होगा। इसके अलावा ग्रेजुअल आंसर्ड बास की हो सकती है, और बास को पता भी नहीं होता, और एकदम से कहते हैं यार पता नहीं कब शुरू हुआ था, लेकिन बस शुरू हो गया था पेन। और ये ज़्यादातर लिंक करते हैं एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को, कि यार ये मैंने ये एक्टिविटी की इसके बाद से शुरू हो गया, ये एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ था उसके बाद से ये हो गया। और ये किन चीज़ों के साथ और ज़्यादा हो जाता है, वेट बेरिंग के साथ, और ज़्यादातर सिंगल लेग वेट बेरिंग करे तो उसके बाद और ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा यूनिलेटरल, अच्छा लिखा हुआ है इन्होंने, और साथ ही साथ हिप एबडक्शन, ये दो चीज़ें हैं, वेट बेरिंग मोस्टली यूनिलेटरल एक पाँव पे, और इसके अलावा जो है एबडक्शन, तो इसमें ये जॉइंट खुलने की कोशिश करता है, तो इस वजह से पेन ज़्यादा होता है इनका। तो कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी है जिसमें ये दो मूवमेंट्स होती है और वो नहीं कर सकता, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, वो कौन सी है, सबसे पहले गेटिंग इन और आउट ऑफ कार या बाथ टब जो होता है उससे जब बाहर निकलने की कोशिश करे, तो अबडक्शन होती है इस जॉइंट पे, तो ये बहुत मुश्किल होती है उसके लिए करना। पोजीशन इन बेड चेंज करते हुए जो है ना प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इस पे जोर पड़ता है जब साइड लाइंग में हो या इस तरह। इसके अलावा ड्रेसिंग करते हुए जो है मसला होता है, चलना बहुत मुश्किल हो जाता है इनके लिए। और इसके अलावा एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब आप ये देख रहे हैं सैक्रोइलिक जॉइंट डिसफंक्शन के साथ इसका लिंक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ देखनी है कि क्या सैक्रोइलिक जॉइंट का प्रॉब्लम तो नहीं था जिसकी वजह से ये और ज़्यादा हो गया है, या इसके अलावा एक और चीज़ देखनी है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस करनी है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या चीज़ देखनी है कि ये ना हो कि यूटीआई हो या राउंड लिगामेंट पेन हो, और फिजिकल थेरेपिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन कहे कि नहीं यार ये तो क्या कहते हैं सिम्फिसिस प्यूबिक जॉइंट का पेन है, उसने बिल्कुल ध्यान ही ना दिया उस दूसरी तरफ, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, इसकी ट्रीटमेंट में यही है कि बस एक्टिविटीज़ को कम कर दें,
सबसे पहले पार्टनर को बता दे कि यार इसकी ऐसी कंडीशन है, और उनको पता हो तो, ताकि वो अगर ऐसी कोई मूवमेंट करनी हो तो उस टाइम वो लोग कोपिंग स्ट्रेटजीज अपना सके, हेल्प कर सके एक दूसरों की। इसके अलावा रेस्ट एंड रिडक्शन करनी है, वो तो मैंने बता दिया है। और लेग को एडक्टेड रखना है, एबडक्शन से बचाना है, सही है। सिंगल लेग स्टैंडिंग से भी बचाना है, क्योंकि ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो एग्रीवेट करती है इसे। साथ ही साथ वुमेन जो है पेल्विक सपोर्ट के लिए ये डिफरेंट चीज़ें पहन सकती है। ट्यूबी ग्रिप रोल ऑन है, ठीक है। इस जगह को सपोर्ट के लिए ट्रोकेंटेरिक बेल्ट पहन सकती है। ये सिम्फिसिस प्यूबिक डिस्फंक्शन की बेल्ट अपनी होती है। इस तरह एक सपोर्ट अंडरवेयर होता है, वो पहन सकती है, ताकि ये सपोर्ट इसे मिल सके। और सवेयर केसेस में फिर क्या होता है, अगर ट्रीट कुछ भी काम ना करो और ये बहुत ज़्यादा सेवेरिटी की तरफ चले जाए, तो उस केस में फिर जो है बंदे किस्म से डिसेबल हो जाता है, उसे वॉकिंग एड की ज़रूरत पड़ती है, हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत पड़ती है, और ये डिफरेंट जो और चीज़ें लिखी हुई है। तो इस केस में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, उनको सबसे पहले तो एजुकेट करेंगे कि ये चीज़ें करें, जिस तरह एडक्शन और अवॉइड सिंगल लेग स्टैंडिंग। साथ ही साथ जो है हम आइसोमेट्रिक हिप एडक्शन पे काम कर सकते हैं। हिप एडक्टर्स मसल इसको सपोर्ट करेगा पेल्विक जॉइंट को, ताकि ये ज़्यादा इस पर मूवमेंट ना हो, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, नीज़ के दरमियान बिल्कुल सीधा लेटियो, और नीज़ के दरमियान जो है वो टॉयलेट रोल ना, टॉवल रोल रख ले या कुशन रख ले, और उसको ज़ोर दे हल्का हल्का, ठीक है। तो ये जो है, इसके अलावा स्विमिंग एक्सरसाइजेज या वाटर में जो एक्सरसाइजेज होती है वो बहुत अच्छी है इसके लिए। लेकिन एक चीज़ का ख्याल करना है, ब्रेस्ट स्ट्रोक वाली मूवमेंट नहीं करनी। ब्रेस्ट स्ट्रोक वाला जो स्विमिंग टेक्निक है उसमें पाँव पे एबडक्शन होती है, और एबडक्शन के साथ ये और भी ज़्यादा एक्सेजरेट कर सकता है, ठीक हो गया। और साथ ही साथ जब स्विमिंग पूल में अंदर जाते हैं या बाहर निकलते हैं तो उस टाइम भी ख्याल रखना है, क्योंकि उसमें भी ऐसी मूवमेंट्स हो सकती है जिसकी वजह से ये पेन ज़्यादा हो जाए। अब लास्ट टॉपिक जो है कॉक्सीडीनिया टेल बोन पेन को कहते हैं। ये ज़्यादातर अगर लेट सपोज किसी बंदे को, एक वुमेन है, उसने पहले कहीं पे गिरी हो, कॉक्सीडीनिया से हुआ हो, कॉक्सिक उसका इंजरी हुई हो, बाद में जब प्रेगनेंसी का टाइम आता है और लेट सपोज वो ठीक होगी उसके बाद, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो पेन वापस आ जाता है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी के दौरान वो गिरे और उसकी कॉक्सिक्स पे जोर पड़े तो उस वजह कॉक्सीडीनिया हो सकता है। तो ये वैसे तो रेयर है, लेकिन इन दो केसेस में बहुत ज़्यादा कॉमन है, हो सकता है। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगा, जब बैठती है तो उस टाइम इसने कुशन यूज़ करना है। और इसके अलावा बैठे कैसे, स्केल ट्यूबरोसिटी पे जोर डाल के बैठे, ठीक है। कैसे स्केल ट्यूबरोसिटी पे कैसे जोर डाल सकते हैं, आप जब बैठते हैं ना तो आप कॉक्सिक्स पे भी जोर डाल सकते हैं और स्केल ट्यूबरोसिटी पे। जब आप बैठ गए और थोड़ा सा आगे की तरफ हो जाए तो आपके जोर जो है ज़्यादा स्केल ट्यूबरोसिटी पे आता है। लेकिन अब अगर सीट पे बैठ रहे हो और पीछे टेक लगा के बैठे तो आपका जो ज़्यादा जोर होता है कॉक्सिक पे आता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। इसके अलावा थेरेपिस्ट क्या कर सकते हैं, जेंटल मोबिलाइजेशन कॉक्सिस बोन को दे सकता है। वो कैसे देगा अपनी टू फिंगर्स को यूज़ करेगा। सबसे पहले जो इंडेक्स फिंगर उस पर ग्लव चढ़ा के एनस के अंदर देगा, और दूसरी फिंगर जो है थंब, उससे ग्रैब कर लेगा बाहर की तरफ से कॉक्सिक को, और इसको हल्की हल्की मोबिलाइजेशन दे। इसके अलावा आइस पैक्स, हीट, अल्ट्रासाउंड, टेंस भी दिया जा सकता है। तो ये कॉक्सीडीनिया है। इसी के साथ ये स्लाइड ख़त्म।